गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन और हमारा चैप्टर नंबर 15 था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज का टॉपिक है परछाया तथा उपछाया यानी उम्ब्रा एंड पेन्यूम्ब्रा। जब हम बड़े आकार के प्रकाश स्रोत को प्रयोग करते हैं तो हमें छाया में दो क्षेत्र दिखते हैं, जिसमें एक भाग दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक गहरा होता है। गहरा काला क्षेत्र पूर्ण छाया का क्षेत्र या परछाया कहलाता है। हल्का काला क्षेत्र अंशतः छाया का क्षेत्र या उपछाया कहलाता है। जैसे कि इस चित्र में दिया हुआ है, ये जैसे सूरज है, ये पृथ्वी है, और जब सूरज की छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो ये जो इसके बाद उसकी परछाया बनती है, तो जो गहरे रंग की है वो क्या कहलाती है? परछाया। और उसके किनारों से जो थोड़ा सा प्रकाश निकलता रह जाता है वो क्या कहलाती है? उपछाया। यानी ये जो परछाई बन रही है इसे बोलेंगे उपछाया, और ये वाली भी उपछाया होगी, और बीच वाली सेंटर वाली परछाया कहलाती है। छाया बनने की शर्तें दी हुई हैं। एक, छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत अवश्य होना चाहिए। दूसरी है, वस्तु अवश्य ही अपारदर्शी होनी चाहिए जो प्रकाश के पथ को अवरोधित कर देती है, यानी प्रकाश को ब्लॉक कर देती है जाने से। तीसरी शर्त है, छाया प्राप्त होने के लिए एक अपारदर्शी पर्दा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हवा में ये नहीं बन सकता है। अब है सछिद्र या पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? एक पिन होल या सछिद्र कैमरे की सहायता से किसी गतिशील तथा स्थिर वस्तु के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी चमकीली वस्तु की एक फोटोग्राफ जैसा प्रतिबिंब इसके पर्दे पर बनता है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके पर्दे पर बनता है। अब आप एक कैमरे के खुले सिरे से किसी पेड़ का अवलोकन कीजिए। क्या आप मखनियाँ कागज यानी बटर पेपर वाले पर्दे पर किसी प्रतिबिंब को देखते हैं? ये सीधा है या उल्टा है? प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? जब आप पर्दे तथा मोमबत्ती की लौ के बीच की दूरी को बदलते हैं, इस कैमरे से देखने पर सभी वस्तुएं उल्टी दिखती हैं। यदि छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता है, किंतु उल्टा ही रहता है। आप इस कैमरे से मोमबत्ती, खिड़की, मकान एवं अन्य गतिशील वस्तुओं के प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं। अगला टॉपिक है ग्रहण। ग्रहण क्या होता है बच्चों? सूर्य प्रकाश का स्रोत है, किंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा नहीं है। जब पृथ्वी या चंद्रमा पर प्रकाश पड़ता है तो ये भी छाया बनाती हैं। हम इस छाया को देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जिसे आपने देखा भी होगा, इस छाया के कारण ही होता है। तो पढ़ते हैं बच्चों चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस समय सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तथा पृथ्वी एक अन्य दो के बीच में आ जाती है। जैसे ये सूर्य है और ये है चंद्रमा, और इन दोनों के बीच में क्या आ गई? पृथ्वी। तो इस तरह से बनने वाला ग्रहण क्या कहलाता है? चंद्रमा। यानी सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, किंतु हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसीलिए ये छाया विभिन्न अंशों से होकर गुजरती है। जब ये छाया परछाया वाले अंश यानी स्थिति का, ये देखो, ये का है, ये खा है, ये गा है, तो जब इस स्थिति में से गुजरती है तब ये पूर्णतः छाया से ढक जाती है तथा हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। यानी इस क्षेत्र में क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण कहाँ पे होगा? जब हमारा चंद्रमा किस स्थिति में होगा? का स्थिति में होगा। फिर है, यदि चंद्रमा अंशतः परछाया तथा अंशतः उपछाया यानी स्थिति खा में है, इस स्थिति में है तो आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जाता है। जब ये उपछाया स्थिति गा में यानी नीचे वाले
क्षेत्र में आ जाता है तो ग्रहण नहीं रहता, किंतु चंद्रमा धुंधला दिखता है क्योंकि इसे सूर्य से पूरा प्रकाश अभी भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अभी भी पृथ्वी इसके बीच में है। तो जब उपछाया से बाहर आ जाता है तो पुनः ये चंद्रमा चमकने लगता है और हम कहते हैं कि अब ग्रहण खत्म हो गया है। फिर है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पड़ता है तब क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तथा तीनों एक सरल रेखा में आ जाते हैं तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पड़ सकती है। इस स्थिति में पृथ्वी के उन क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है, जैसे ये है सूर्य, ये है पृथ्वी और चंद्रमा इनके बीच में आ गया, यानी अब चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्से में आ जाती है। तो फिर यदि पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाया पड़ती है, परछाया मतलब गहरी जो छाया होती है वो पड़ रही है, सीधी गापे जैसे दिख रहा है, तो पृथ्वी के इन क्षेत्रों से सूर्य का दिखना पूर्णतः बंद हो जाता है। यानी अगर हम इस क्षेत्र से अब देखेंगे तो हमें सूर्य बिल्कुल भी अब दिखाई नहीं देगा, यानी अब अंधेरा हो जाएगा तथा इन जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। यानी इस स्थिति में इसे क्या बोलेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। उपछाया वाले क्षेत्रों में सूर्य का कुछ अंश दिखना अवरुद्ध होता है तथा वहां आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जाता है। मतलब अगर उपछाया जैसे ये वाला क्षेत्र है तो अगर इधर से देखेंगे हम तब तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो हमें थोड़ा सा सूर्य दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हम इसे बोलेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। ग्रहण देखना, विंग ऑन एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण को खुले या नग्न आंखों से कभी नहीं देखना चाहिए, ये सुरक्षित नहीं होता है। ये इतना हानिकारक हो सकता है कि आपकी आंखें स्थायी रूप से खराब भी हो सकती हैं। ग्रहण को देखने के लिए सुरक्षित कांच या धूमित कांच का टुकड़ा उपलब्ध होता है, यानी एक कांच के टुकड़े से हम इसे देख सकते हैं। दूसरी विधि यह है कि सछिद्र कैमरे का उपयोग कर आप पर्दे पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो पिन होल कैमरा होता है उससे आप क्या करेंगे कि आप उसको किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट हम नहीं देख पाते, उसका बस हमें प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है, यानी हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। यदि आपके पास एक वीडियो कैमरा हो तो आप इसे सूर्य की ओर रखकर उसके प्रतिबिंब की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तथा इस कैमरे को टेलीविजन से जोड़कर प्राप्त प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं। ध्यान रहे कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा का अंधेरा हिस्सा पृथ्वी की ओर रहता है, इसलिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। तो बच्चों, सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी के दिन होता है। प्रायः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यदि इसके मार्ग में कोई बाधा आ जाती है तो ये अवरोधित हो जाता है। सिनेमा प्रोजेक्टर में उत्सर्जित प्रकाश पर्दे पर पहुंचने में सीधी रेखा में जाता हुआ दिखाई देता है। ये अवलोकन दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो बच्चों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी अपने घरों में दर्पणों का प्रयोग करते हैं। जब हम अपना चेहरा किसी दर्पण में देखते हैं तो वास्तव में दर्पण के भीतर हम अपने चेहरे का परावर्तन देखते हैं, यानी हम जो शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं वो क्या होता है? हमारा परावर्तन रूप होता है। यदि हम किसी अंधेरे कमरे में एक दर्पण के ऊपर किसी टॉर्च की रोशनी को डालते हैं तो ये रोशनी वहां से परावर्तित होकर दूसरी तरफ चली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्पण एक समतल चिकनी सतह है जो प्रकाश को भलीभांति परावर्तित करती है। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। किसी भी धातु की अत्यधिक चिकनी सतह दर्पण के जैसा व्यवहार कर सकती है। आईना दर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण है। पानी तथा तेल में भी जब हम उसमें झांकते हैं तो दर्पण की हमें तरह ही अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब आप अब क्रियाकलाप दिया हुआ है कि जब आप अपने दाहिने हाथ में कंघा लीजिए और उसे अपने बाल कंघी कीजिए, दर्पण में क्रिया का अवलोकन कीजिए। आपको क्या दिखाई देगा कि आप किस हाथ से कंघी कर रहे हैं, दायां हाथ है या बाएं हाथ। वास्तव में आप किस हाथ में कंघी पकड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगेगा? जहां हमें सचित्र कैमरा में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा
होता है वहां दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में दायां हिस्सा बाएं हिस्से में तथा बायां हिस्सा दाएं हिस्से में बदला हुआ मालूम पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो आपके मम्मी लोगों ने अगर साड़ी का सीधा पल्लू डाल रखा है तो वो दर्पण में उल्टा पल्लू दिखाई देगा, यानी या फिर आप अपने हाथ से सीधे हाथ से अगर कंघी कर रहे हैं तो दर्पण में ऐसा लगेगा आप उल्टे हाथ से कंघी कर रहे हैं। तो ये उतना फर्क आ जाता है दर्पण से बने प्रतिबिंब में। तो बच्चों अब करने आपको प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है प्रकाश क्या है, हम क्यों कहते हैं कि प्रकाश अदृश्य। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जब ये ऊर्जा वस्तु पर पड़ती है तो उसके सतह से टकराकर वापस लौटती है। ऐसे लेकर आंखें वस्तु को देखने का सिर्फ एक माध्यम है। अगला प्रश्न है प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, प्रकाश स्रोत को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, और उसका अगले भाग में आप यहाँ से लिखेंगे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में यहाँ से लेके यहाँ तक, और कृत्रिम स्रोत में आप ये पूरी लाइन लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुओं से किस तरह भिन्न है। तो बच्चों तीसरे का आंसर आप पहले यहाँ से लिखेंगे, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, और ये एग्जाम्पल सूर्य, तारे, जुगनू। और फिर अदीप्त वस्तुएं हेडिंग डालकर आप ये लिखेंगे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, ऐसे लिखे उदाहरण चंद्रमा और मेष तक। अगला प्रश्न है छाया क्या है, छाया की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें पहले आप लिखेंगे एक अपारदर्शी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को रोक देती है, यहाँ तक कि छाया कहा जाता है तक, और उसके बाद में छाया की विशेषताएं में आप ये दोनों बातें लिखेंगे, ये तीनों चीजें लिखेंगे। अगला प्रश्न है छाया निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों की विवेचना। तो 5वें के ये 3 पॉइंट हैं, आपको इन तीनों पॉइंट को लिखना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रछाया और उपछाया में अंतर बताइए। तो इसके लिए आपको ये चित्र बनाना है और ये यहाँ से लिखना है जब हम बड़े आकार के प्रकाश स्रोत से लेके उपछाया कहलाता है तक, और ये चित्र भी बनाना है। अगला प्रश्न है सछिद्र कैमरा क्या है। तो इसके लिए आप लिखेंगे एक पिन होल या सछिद्र कैमरे से लेकर पर बनता है, ये 2 लाइन्स लिखनी है। अगला प्रश्न है आरेख की सहायता से सूर्य ग्रहण की स्थिति समझाइए। तो बच्चों सूर्य ग्रहण में आपको जब चंद्रमा सूर्य से लेकर यहाँ पर पड़ता है और उसके बाद में यदि पृथ्वी की चंद्रमा की परछाया पड़ती है से लेकर पूर्णतः बंद हो जाता है तक लिखना है, और साथ ही आपको ये चित्र भी ड्रॉ करना है। अगला प्रश्न है आरेख की मदद से पूर्ण और आंशिक चंद्र ग्रहण की विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों इसके लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा चंद्रमा के समय पृथ्वी की छाया से लेकर 2 के बीच में आ जाती है, फिर उसके बाद में ये लिखना है, ये पूरी लाइन लिखना है, और उसके बाद में ये पूरी लाइन आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जाता है, और ये चित्र भी बनाना है, और इसमें जैसे जैसे स्थिति बनी हुई है वो स्थिति भी लिखनी है और इनका नाम भी लिखना है। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन क्या है, दर्पण एक सछिद्र कैमरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके लिए आप पहले ये लाइन लिखेंगे प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। साथ ही जहां हमें सछिद्र कैमरे से लेकर यहाँ पे बदला हुआ मालूम पड़ता है, ये लाइन भी क्रियाकलाप की ये लाइन्स भी दोनों लाइन्स लिखनी है। बच्चों पहला प्रश्न था प्रकाश क्या है, हम क्यों कहते हैं प्रकाश अदृश्य है। तो बच्चों पहले प्रश्न का ये जो पहली लाइन है प्रकाश क्या है, इसका उत्तर आप ये लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम अपने चारों ओर की वस्तु को देख सकते हैं, और उसके बाद का ये है हम क्यों कहते हैं कि प्रकाश अदृश्य है। तो उसके सेकंड पार्ट का आंसर आप ये लिखेंगे। तो बच्चों आपको समझ आ गया ना कि पहला आपको वो करना है और फिर आपको ये करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए पहला है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, दूसरा है प्रकाश स्रोत का ऊर्जा का एक स्रोत है, तीसरा है प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है, दिन के समय सूर्य पृथ्वी पर सभी वस्तुओं पर प्रकाश प्रदर्शित करता है, 5वें में आप लिखेंगे पारभासी, और 6ठे में लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ अपने से होकर प्रकाश से गुजरता है। सही मिलान पे आपको पहले में लिखना है मोमबत्ती, केरोसिन तेल ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, मोम कागज या फिर मखनिया कागज ये क्या है पारभासी पदार्थ होते हैं, अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक छाया का क्षेत्र उपछाया कहलाता है, मेज का ऊपर सतह तथा कांच दर्पण ये क्या है परावर्तन सतह है, सच्छिद्र कैमरा फोटोग्राफ जैसे प्रतिबिंब बनाता है। सत्य असत्य में आपने लिखना है, पहला प्रश्न है बल्ब ट्यूबलाइट एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जिसे प्रकाश कहते हैं, सत्य। उसके बाद है हमारे लिए प्रकाश का सर्वमुख प्राकृतिक स्रोत विद्युत है, असत्य। हीरा समांगी माध्यम का एक उदाहरण है, सत्य। एक पारभासी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को रोक देगा, असत्य। फिर है सच्छिद्र कैमरा एक उपकरण है जो किसी पर्दे पर चमकीली वस्तु का फोटोग्राफ प्रतिबिंब बनाता है, सत्य।
छठा प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी या चंद्रमा पे पड़ता है तो भी छाया बनती है, असत्य। और बच्चों अब है प्रश्न गा के परिभाषित कीजिए। तो पहला प्रश्न है पारभासी वस्तुएं। तो बच्चों इसके लिए आपको लिखना है वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है से लेकर पदार्थ के उदाहरण तक, तेल लगा कागज तक लिखना है। फिर है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है से लेके प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अगला प्रश्न है विषमांगी माध्यम। इसके लिए आप विषमांगी माध्यम हेडिंग डालकर और ये पूरी लाइन लिखनी है, वह प्रकाशीय माध्यम से लेके कहलाता है। अगला प्रश्न है अपारदर्शी। अपारदर्शी में लिखेंगे वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता, अपारदर्शी कहलाता है। और इसके दो एग्जाम्पल लिखेंगे, लकड़ी और पत्थर। अगला प्रश्न है छाया। तो छाया का आंसर आप लिखेंगे एक अपारदर्शी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को रोक देता है, ये अपनी दूसरी तरफ एक अंधेरा क्षेत्र बनाता है, तक ही लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण की परिभाषा। तो इसके लिए बस आपको इतना लिखना है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तथा पृथ्वी अन्य दो के बीच में आ जाती है, तक ही लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।